Hello viewers, and how are you students? During this meeting I'm going to discuss with you the remaining part of the chapter number 5, which is about the stress. And this and during this meeting we are going to discuss about the strains and what are the other factors which are contributing towards the stress. So first of all, we are going to discuss about that the people we were discussing about the um, coping with the stress. There are different ways through which the people are coping with, and they have a different strategies to deal with the stress. कोपिंग की स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती हैं. कोपिंग से मुराद ये होता है कि वो तमाम इमोशनल और बिहेवियरल मेथड जो हैं, बिहेवियरल और कॉग्निटिव मेथड, जिनके ज़रिए से अगर कोई स्ट्रेसर जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है उससे डील किया जा सके, और अगर उस स्ट्रेसर की वजह से कोई इमोशन क्रिएट हो रहा है तो उससे भी डील किया जा सके. अब लोगों की मुख्तलिफ कैपेसिटी होती है स्ट्रेसर्स के साथ डील करने के हवाले से. जिन लोगों को स्ट्रेसर्स का नहीं पता, स्ट्रेस का नहीं पता, या फिर स्ट्रेन्स का नहीं पता, तो मेरी पिछली वीडियो जो स्ट्रेस 1 के हवाले से उसमें मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी है. तो स्ट्रेसर जो हैं उनकी मुख्तलिफ लोगों की डिफरेंट कैपेसिटी होती है. इसके अंदर ये भी देखा गया है कि जिन लोगों के पास एक सोशल सपोर्ट मौजूद होती है, वो बेहतर तौर से उन स्ट्रेसर के साथ डील कर लेते हैं. सोशल सपोर्ट दो किस्म की हो सकती है, एक इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट है और एक इमोशनल सपोर्ट है. अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट से मुराद है कि एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हवाले से आपके पास कोई सपोर्ट मौजूद है. आपको एक असाइनमेंट दे दी जाती है जिसके अंदर कोई एडवांस एक्सेल के मेथड यूज़ करने हैं, या फिर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर एसपीएसएस से कोई एडवांस टेक्निक यूज़ करनी है. तो उसके अंदर अगर आपके दोस्त ऐसे हैं या आपके कॉलीग्स ऐसे हैं जो कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो उस हवाले से फिर आप जब उनकी सपोर्ट लेंगे तो वो सपोर्ट जो कि इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट होगी, और जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा होगा रिगार्डिंग दैट असाइनमेंट, वो उस इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट की वजह से एड्रेस हो जाएगा. फिर दूसरी इमोशनल सपोर्ट. इमोशनल सपोर्ट से मुराद ये होती है कि अगर उस स्ट्रेसर की वजह से अगर कोई इमोशन क्रिएट हो रहा है, तो उन इमोशन से डील करने के लिए आपके पास तरह के सपोर्ट मौजूद हो जो कि आपको उन इमोशन से डील करने के लिए हेल्प कर सकें. और अगर आपने कल एक बड़े इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, और जॉब इंटरव्यू के हवाले से अगर आपको थोड़ी एंजाइटी हो रही है, तो उस एंजाइटी के हवाले से अगर घर में कोई इस तरह की इमोशनल सपोर्ट मौजूद है, या फिर आपके दोस्तों में कोई ऐसी इमोशनल सपोर्ट मौजूद है जिनके साथ आप बातचीत करते हैं और आप रिलैक्स हो जाते हैं, और आपको एंजाइटी की फीलिंग सेटिस्फाइड हो जाती है, तो इस तरह की सपोर्ट को हम इमोशनल सपोर्ट कहेंगे. तो जिन लोगों की लाइफ के अंदर एक इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट मौजूद होती है, उस हवाले से उनका उन स्ट्रेसर के साथ डील करने की जो कि कैपेसिटी है और उनकी कोपिंग स्ट्रेटजी जो है वो बेहतर हो जाती है. फिर इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कुछ खास किस्म का बिहेवियर पैटर्न होते हैं जिनको हम टाइप ए बिहेवियर पैटर्न कहते हैं. अगर आपके अंदर ये आपको लगे कि हर काम के अंदर जल्दी है करने के हवाले से, और अगर कोई लोग स्लो कर रहे हैं उसके हवाले से आप बड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं, लाइन के अंदर खड़े हुए काम करना आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, और हर वक्त एक काम को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा काम अचीव करना की आपको रहती है, इसकी ख्वाहिश रहती है, या फिर आप इस जस्तजू में रहते हैं. इसका मतलब है कि आपके अंदर टेंडेंसी है टाइप ए बिहेवियर पैटर्न की. टाइप ए बिहेवियर पैटर्न को कई ऑर्गेनाइजेशन अप्रिशिएट भी करती हैं, जिसकी वजह से कई लोग टाइप ए बिहेवियर पैटर्न के अंदर उनकी पर्सनैलिटी की वजह से भी हो जाता है, और हो सकता है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसके अंदर रोल प्ले करते हो. बहरहाल, तो ये टाइप ए बिहेवियर पैटर्न जो है, ये भी लेवल ऑफ स्ट्रेस के अंदर कंट्रीब्यूट करता है. ऐसे लोग जो होते हैं ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं इन कंपैरिजन टू द टाइप बी बिहेवियर पैटर्न जो है. और तो अगर टाइप ए बिहेवियर पैटर्न हो तो इंसान को फिर ये देखना चाहिए किस तरीके के साथ वो इस स्ट्रेस को जो है वो मैनेज करेगा, या फिर स्ट्रेस के साथ कैसे स्ट्रेसेस के साथ कैसे डील करेगा. अभी एक आपके सामने क्वेश्चनर मौजूद है. अगर आप ये समझते हैं कि आपका टाइप ए बिहेवियर पैटर्न है, तो आप इसको फिल आउट करके देख सकते हैं. और ये जितने क्वेश्चनर हैं, ये जस्ट एन इंडिकेशन ही करते हैं. आपकी बुक में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं टाइप ए बिहेवियर पैटर्न के हवाले से. इनका ये देखा गया है कि ये ज़्यादा जल्दी जो है वो स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं. अच्छा, पहले मैंने बात की थी स्ट्रेंज के हवाले से, और स्ट्रेंज की हमने डेफिनेशन ये की थी कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद स्ट्रेस. लेकिन स्ट्रेस एक्चुअली किस तरह स्ट्रेन क्रिएट करता है, इसकी एग्जांपल इस तरह हो सकती है कि मसलन अगर एक सीईओ है ऑर्गेनाइजेशन का, और वो जो है उसकी जॉब बड़ी डिमांडिंग है और उसको 120 आवर्स पर वीक काम करना पड़ता है, बड़ा हैवी वर्कलोड है, और वो बहुत देर तक इसके अंदर काम करता रहता है, तो इसके इफेक्ट जो है उसकी सेहत के ऊपर आ सकते हैं. और ये जो सेहत के ऊपर इफेक्ट आना, अगर आप एक स्ट्रेस के अंदर एक
लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के अंदर रहते हैं, उस मुसलसल उस स्ट्रेस की कैफियत के अंदर, तो उसकी वजह से स्ट्रेस तो आपको एक्चुअली बॉडी रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी है, फिजियोलॉजिकल एनर्जी क्रिएट कर रही है ताकि आप उन स्ट्रेस से डील कर सकें। लेकिन अगर आप बहुत देर तक उस मामलात के अंदर रहेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आपकी ज़हनी और जिस्मानी और जज्बाती सेहत के ऊपर नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं, यानी असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेन्स हैं। इसके अंदर पहला जो स्ट्रेन है जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन्स, और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन जो हैं ऐसे स्ट्रेसर से आते हैं जो कि आपके जिस्म के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ आपको नज़र आ जाती हैं, जिसके वजह से जिस्म का इम्यून सिस्टम जो है वो ओवरऑल इफेक्ट कर जाता है, और जिसकी वजह से बॉडी जो है वो बड़ी जल्दी इलनेस और इन्फेक्शन की तरफ जो है वो आ सकती है, यानी इलनेस और इन्फेक्शन हो सकती है अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाए। पर अगर आपने कभी ये महसूस किया होगा एग्जामिनेशन के बाद आपको हल्का सा नौजिया सा हो गया हो या फ्लू सा हो गया हो एग्जामिनेशन के बाद, और दूसरा ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, जिसके अंदर हार्ट टू रेट, ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ किस्म की आर्टरी डिजीज़ हैं उनको अफेक्ट करती हैं। थर्ड, इट कैन कॉज बॉडी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स, यानी जिस्म का जो मस्कुलर निज़ाम है उसको भी अफेक्ट करती हैं। और चौथी ये बात है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम प्रॉब्लम के इंसान के ये स्ट्रेस जो है उसके स्टमक को भी, स्टमक एक्स और मुख्तलिफ किस्म की स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन हैं जो कि स्ट्रेस के अंदर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस जो कि एक स्ट्रेन बन जाए उस सूरत के अंदर ये नुमायाँ हो जाते हैं। फिर कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेन्स हैं, और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन्स में से जो ज़्यादा हैं वो भी सीरियस इलनेस की तरफ बढ़ जाते हैं। इवन तो ये डिजीज़ 20s और 30s के अंदर कहीं लो होती है, लेकिन फिर भी इसके मुख्तलिफ जो असरात देखने में आए हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एंगर है, हॉस्टिलिटी है, रिड्यूस सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बर्नआउट है। जब बर्नआउट का मतलब ये है, बर्नआउट की डेफिनेशन अगर की जाए तो वो एक किस्म की इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन है, और जिसकी वजह से इंसान जो है अपनी स्ट्रेसफुल डिमांड के साथ ऑनगोइंग बेसिस के ऊपर डील नहीं कर पाता। और बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कभी कभार एक्सपीरियंस करते हैं जब उनको ऐसा महसूस होता है कि बावजूद वो बैठे हुए कंप्यूटर के सामने, बावजूद ही बैठे हुए दफ्तर में, लेकिन वो काम नहीं उस तरीके के साथ वो कर पा रहे होते। तो प्रोलॉन्ग्ड अगर लेवल ऑफ स्ट्रेस के अंदर रखेंगे, उसकी बर्नआउट की वजह से एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है इफेक्ट हो जाती है। और इसके अलावा बिहेवियरल स्ट्रेन्स भी हैं, और बिहेवियरल स्ट्रेन्स के अंदर जो अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको नज़र आएंगे जिस तरह अल्कोहल और ड्रग का यूज़ है, जो लोग मुख्तलिफ सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के नशों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी उस स्ट्रेस से का ही नतीजा हो सकता है एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है जिसे वो डील ना कर पा रहे हों, और उसकी वजह से वो इसका नशे का या फिर अल्कोहल का, एक्सेसिव स्मोकिंग का शिकार हो जाए। टीथ ग्राइंडिंग, कंपल्सिव बिहेवियर, देखो ओसीडी भी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स भी, डिसऑर्डर की तरफ अगर चली जाए वो बात, मतलब बहुत ही प्रोलॉन्ग हो जाए, जैसा कुछ लोग हैं बार बार हाथ धोते रहते हैं और एक काम को बार बार रिपीट करते रहते हैं, और ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना भी जो है वो भी एक स्ट्रेस की अलामत है। एनी हाउ, तो इमोशनल ईटिंग जिसे कहा जाता है कि लोग अपने इमोशंस को सेटिस्फाइड करने के लिए खाते ज़्यादा है, वो भी बेसिकली स्ट्रेस के नतीजे के अंदर ये बात होती है। तो ये सवाल ये था, वाई आर सम एम्प्लॉयज मोर स्ट्रेस देन अदर्स, और इसमें मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। वर्क हिंड्रेंस स्ट्रेसर अगर ज़्यादा हो, और वर्क चैलेंज स्ट्रेसर जो हैं अगर वो उनकी तादाद कम हो, हिंड्रेंस स्ट्रेसर की तादाद ज़्यादा हो, फैमिली हिंड्रेंस स्ट्रेसर ज़्यादा हो, फैमिली चैलेंज स्ट्रेसर कम हो, कोपिंग स्ट्रेटजीज अगर कमज़ोर हों, और टाइप ए बिहेवियर पैटर्न हो, और सोशल सपोर्ट तरह के मौजूद ना हो, उसकी वजह से कुछ एम्प्लॉयज जो है ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज विच वी हैव डिस्कस्ड। तो अगर आप ये मॉडल देखें तो मॉडल अगर लेफ्ट साइड पे आपको हिंड्रेंस स्ट्रेसर, चैलेंज स्ट्रेसर, वर्क रिलेटेड स्ट्रेसर, नॉन वर्क रिलेटेड स्ट्रेसर नजर आ रहे हैं, दैट कंट्रीब्यूट टू द लेवल ऑफ द स्ट्रेस। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर हिंड्रेंस स्ट्रेसर की तादाद कम है, चैलेंज स्ट्रेसर मैनेजेबल हैं आपके लिए, और आपका बिहेवियर पैटर्न जो है वो टाइप ए नहीं है, तो यू विल, और एक सोशल सपोर्ट मौजूद है,
तो यू विल एक्सपीरियंस लेस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्ट्रेस। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ के अंदर मुख्तलिफ चैलेंजेस आते रहते हैं, ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन उनके साथ कोप करना, उनसे डील करना और उनके के साथ किस तरीके के साथ आप चलते हैं, तो वो तो ये चलता रहता है, लाइफ के अंदर होती रहता है। लेकिन अगर एक इंसान की प्रोलॉन्ग हो जाए और इंसान की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हट के निकल जाए, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी आ जाएँ जिससे वो बिल्कुल ही डील ना कर सके, तो फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो है Hindu structure have a negative, weak negative relationship with job performance. People who experience higher level of Hindu stressor tend to have a lower level of task performance. Not much is known about the impact of Hindu stressor on citizenship behavior and counterproductive behavior. तो it makes sense, अगर Hindu stressor ज़्यादा है तो job performance के ऊपर negatively impact कर रहे हैं, और Hindu stressor का negative impact है, negative relationship है organizational commitment के साथ, और lower level है effective commitment के साथ और normative commitment के साथ। इसी तरह आप चैलेंज स्ट्रेसर का देख रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप है जॉब परफॉर्मेंस के साथ, और चैलेंज स्ट्रेसर का मॉडरेटली पॉजिटिव रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के साथ। इसका मतलब है कि लाइफ की अगर चैलेंज स्ट्रेसर मौजूद हैं तो उसका जॉब परफॉर्मेंस जो है उससे बेहतर हो रही है और कमिटमेंट भी बेहतर हो रही है। अब स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन में? पहली बात तो हिंडर स्ट्रेसर की तादाद कम की जाए, कम से कम हिंडर स्ट्रेसर हो किसी की जॉब करने के हवाले से। वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर किया जाए, लोगों को ये वक्त भी दिया जाए कि वो अपने फैमिली के अंदर भी टाइम गुजारें, फैमिली को भी टाइम दें। और हार्डीनेस से मुराद ये है कि रेजिलियंस टू डील विद स्ट्रेस। आप स्ट्रेस के साथ डील करने की जो आपकी कैपेसिटी है एम्प्लॉयज की, उसको बढ़ाया जाए ताकि वो मुख्तलिफ तरीकों के साथ उन स्ट्रेसर के साथ डील कर सकें। अभी एक्सरसाइज आपकी एक बुक में दी गई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जो कि आप एज अ ग्रुप आप सब लोग मिलकर कर सकते हैं। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन कैन डू, पहली बात तो स्ट्रेस ऑडिट, ये देखा जाएगा कि वाकई क्या स्ट्रेस, क्या यहाँ प्रॉब्लम है, क्या लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस फील करते हैं। कैसे मालूम करेंगे? इंटरव्यूज कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट सर्वेज हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन हो सकती है जिनसे इन मामला की आगाही हासिल की जा सकती है कि क्या वाकई स्ट्रेस जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। उसके बाद अगर ये मालूम हो जाता है तो कौन से ऐसे स्ट्रेसर्स हैं जो कि हिंडर स्ट्रेसर हैं, उनको रिड्यूस किया जा सकता है, और कैसे और इनकी ट्रेनिंग की जा सकती है लोगों की, अगर तो वो प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेसर्स हैं, यानी प्रॉब्लम रिलेटेड हैं जिसके अंदर आप उनकी ट्रेनिंग करें तो हो सकता है वो बेहतर तौर से डील कर सकें या फिर और किस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है जिसके ज़रिए से उन रिसोर्सेज के ज़रिए से वो स्ट्रेस को बेहतर तौर से डील कर सकें। और इसके अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग है, आपकी ब्रेन की भी ट्रेनिंग्स हैं, मेंटल माइंड ट्रेनिंग्स हैं, फिर इसके अलावा इधर माइंडफुलनेस एक है जिसके ज़रिए से आप अपने थॉट्स के बारे में अवेयर होते हैं कि हाउ थॉट्स आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द स्ट्रेस। कई बार आपके जहन के अंदर एक इमेज बना होता है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं और हकीकत से उसका ताल्लुक नहीं होता। और इसके अलावा मुख्तलिफ टेक्निकल भी हैं जो अगर आप लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप सीख लेंगे तो उससे आपकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी, तो उसके हवाले से भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट कर सकती है जॉब के हवाले से तो बेहतर है। और फिर रिड्यूसिंग स्ट्रेन्स, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन, साइकोलॉजिकल स्ट्रेन और बिहेवियरल स्ट्रेन्स को कम से कम किया जाए और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो प्रोलॉन्ग लेवल ऑफ स्ट्रेस ना एक्सपीरियंस करें, जिसके नतीजे में वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन की सूरत में सामने आ जाए। बहरहाल आज तक की यही बात थी। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 6 जो कि मोटिवेशन के हवाले से उसको हम डिस्कस करेंगे। आपके कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर, कोई कमेंट हो ज़रूर आप लिखिए यहाँ, और अपनी क्लास के अंदर भी अपना सारे ख्याल कीजिए कि जो भी आपको नई बात मैंने की है उसके हवाले से आपको क्या समझ में आया है, किस तरीके से आप इस चीज़ों को समझ रहे हैं, और साथ किताब को भी ज़रूर पढ़ें ताकि आपको ये मामला जो हैं और ईजिली समझ में आ जाए। ओके, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।